जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस से 25 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न शामिल किए। प्रश्न वही हैं जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहना। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो बात करें संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है मुंबई में, सेकंड है कोलकाता में, थर्ड है लाहौर में और फोर्थ है दिल्ली में। तो बात करें संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है, सच्चिदानंद सिन्हा है, वी.आर. अम्बेडकर है, सी राजगोपालाचारी जी हैं। तो बात करें संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? आपको बताना है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन में जो 24 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आपको बताना है त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है या फिर हिंदुओं का है? तो बात करें त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्धों का है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आपको राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क है, अशोक है, महाकश्यप है या फिर उपाली है? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया अशोक, उसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर इसका है अशोक। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त होगा, अशोक होगा, चंद्रगुप्त होगा या फिर हर्षवर्धन होगा? तो इसका सही उत्तर अशोक हो जाएगा, जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपको बताना है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य है ऑप्शन में, जांत्रिक है, सल्लास है, लिच्छवी है? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात करें महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा जात्रिक। इक्ष्वाकु वंश आपको ध्यान रखना, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जांत्रिक, इक्ष्वाकु वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? आपको सही उत्तर कमेंट करके बताना है। यशोदा होगा, अनुजा होगा, त्रिशला होगा, फिर देवानंदी होगा? तो बात करें महावीर की माता कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्ड ऑप्शन है त्रिशला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन बिहार एसएससी के एग्जाम में हो नहीं जाता, तब तक हम प्रैक्टिस सेट बंद नहीं करेंगे। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आप लोग हमारे सेशन से जरूर जुड़ते रहना। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद होगा, शारिपुत्र होगा, मोंगलान होगा, फिर सुभद्र होगा? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर, जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन आनंद का चयन किया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय
कौन सा है? आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? गांधार होगा, कन्नौज होगा, नालंदा होगा, फिर वैशाली होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी थर्ड ऑप्शन नालंदा का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन 4 आपके सामने है। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, सौर सैनी है। तो राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो राइट आंसर इसका, जिसने भी प्राकृत सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलाई या फिर पावापुरी? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो महावीर की मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हो गई थी पावापुरी में हुई थी, ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। बिंबिसार होगा, अशोक होगा, बिंदुसार होगा, फिर अकबर होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जिसने भी सेकंड ऑप्शन अशोक का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? बोध गया आपके सामने ऑप्शन में है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो इसका सही उत्तर, जिसने भी कमेंट करके सारनाथ का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बोध गया कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में? तो बोध गया की बात करें तो ये जो है बिहार में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। बोध गया कहां स्थित है? तो बिहार में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? आपको कमेंट करके राइट आंसर बताना है। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव आपके सामने ऑप्शन में है, जैन है, बौद्ध है, शैव है। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो जातक की बात करें ये किसका ग्रंथ है? तो आपको ध्यान रखना, जातक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ। दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट करके राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वी.आर. अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर, जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थर्ड ऑप्शन बी.आर. अंबेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 7, 9, 11। तो राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है 7, उसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप लोग कमेंट करके बताएं। 21 प्रश्न हो चुके हैं, 21 में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित ही सामान्य ज्ञान और साइंस में बहुत बढ़िया स्कोर करके आएंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। तो आप लोग निरंतर हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी अयंगर, वी.आर. अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी गोपालाचारी अयंगर, वी.आर. अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी ये सब जो थे भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, वी.एन. राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बात करें संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो इसका सही उत्तर, जिसने भी जवाहरलाल नेहरू को किया है। फोर्थ ऑप्शन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो कहा था, ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? आपको अंतिम तीर्थंकर बताना है। ऋषभदेव होगा, पार्श्वनाथ होगा, मणिसुव्रत होगा या फिर महावीर होगा। तो राइट आंसर जिसने भी यहां पर महावीर का चयन किया, जो 24वें तीर्थंकर थे या फिर अंतिम तीर्थंकर कह सकते हो, महावीर स्वामी जी थे। तो राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या फिर अगस्त 1947 में? तो यहां पर जिसने भी राइट आंसर का चयन किया है जुलाई 1947, उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जुलाई 1947, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? फोर ऑप्शन आपके सामने है। 23 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947 या फिर 22 जुलाई 1947। तो जिसने भी इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 के दोस्त, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको कभी नहीं भूलना है, राइट आंसर जरूर ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1948 या फिर 26 जनवरी 1950? तो बात करें संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया, तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है 26 नवंबर 1949, उसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो पहला ऑप्शन है 262, सेकंड है 284 और थर्ड है 287 और फोर्थ है 289। तो जिसने भी यहां पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन 284 का चयन किया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फोर ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा का चयन किया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। दोस्तों, हम आपकी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, फिर 15 होगा? तो यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन 15 का चयन किया, उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? प्रस्तावना होगा, मौलिक अधिकार होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, फिर संविधान के सभी अनुच्छेद? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। जिसने भी प्रस्तावना फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है, उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्व पर? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। तो आपको बताना है किन शब्दों से शुरू होती है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। जो फोर्थ ऑप्शन है हम भारत के लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी होगा,
समय होगा, प्रकाश होगा, फिर धारा होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रकाश वर्ष। किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, फिर वोल्ट होगा। तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी सेकंड ऑप्शन बल की एसआई यूनिट क्या है तो न्यूटन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण या फिर बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसने भी ऑप्शन द्रव्यमान का चयन किया फर्स्ट ऑप्शन, उसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? घनत्व होगा, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, फिर चाल होगा। तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन द्रव्यमान सेकंड का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बल की परिभाषा कहां से आती है? आपको बताना है बल की परिभाषा कहां से आती है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो बल की परिभाषा की बात करें तो ये जो आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के पहले नियम से। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय सिद्धांत होगा, न्यूटन का प्रथम सिद्धांत होगा, न्यूटन का द्वितीय सिद्धांत होगा या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन का तृतीय सिद्धांत, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम होगा, द्वितीय नियम होगा, तृतीय नियम होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जिसने भी जल में तैरना न्यूटन के किस जो है गति के नियम से कारण संभव है, तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी तृतीय नियम का चयन किया है थर्ड ऑप्शन, उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु होगा, जल होगा, पारा होगा, फिर नमक होगा। तो यहां पर बात के निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु। यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन वायु का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक, तो वायु सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ठोस होगा, तरल होगा, प्लाज्मा होगा, फिर गैस होगा। तो बात करें पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन प्लाज्मा का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? स्टील होगा, पीतल होगा, रेत होगा, फिर हीरा होगा। तो यहां पर रेत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ये एक यौगिक है? तो रेत जो है थर्ड ऑप्शन एक यौगिक है, आपको ध्यान रखना। राइट आंसर जो है रेत हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपरूप है? तो विरंजक चूर्ण की बात करें तो ये एक यौगिक है, आपको ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट एक मिश्रण है, बाकी कांच, पीतल, इस्पात ये सब एक मिश्रण है, जबकि ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। तो राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारूद क्या होता है? बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है, फिर तरल होता है। तो बारूद की बात करें तो ये एक मिश्रण होता है, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बारूद क्या होता है? तो बारूद एक मिश्रण होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है? तो हीरा की बात करें तो हीरा जो है एक क्या है? तत्व है, आपको ध्यान रखना। हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, फिर तरल। तो वायु की बात करें तो यह एक मिश्रण है, आपको ध्यान रखना। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु होगा, ऑक्सीजन होगा, अमोनिया होगा या फिर पारा होगा। तो यहां पर जिसने भी जो है अमोनिया का चयन किया, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है दोस्तों। 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कितने? 50 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 50 में से कितने प्रश्न सही हो। अगर आप एक बार वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेते हैं और एक बार पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा? आपको शुद्ध तत्व बताना है। कांच होगा, सीमेंट होगा, सोडियम होगा, फिर बालू होगा। तो बात करें यहां पर जिसने भी सोडियम का चयन किया, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम शुद्ध तत्व है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। टिन होगा, समुद्री जल होगा, मृदा होगा या फिर वायु होगा। तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन टिन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो टिन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? आपको बताना है कौन यौगिक है। तो बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, अमोनिया जो है ये एक यौगिक है। आपको ध्यान, अमोनिया क्या है? तो एक यौगिक है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? आपको बताना है वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? जीन्स होगा, फैमिली होगा, स्पीसीज होगा या फिर आर्डर होगा। तो यहां पर जिसने भी जीन्स का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता उन्हें क्या कहते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगता उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसको जो है अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प नहीं लगता उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावृत बीजी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग होगा, लैम्पल होगा, टैमिन होगा, फिर ल्यूवेनहाक होगा। तो बात करें जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहाक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? कवक होगा, लाइकेन होगा, जीवाणु होगा या फिर हरे शैवाल होगा। तो बात करें वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। कौन सा? थर्ड ऑप्शन जीवाणु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल होगा, कवक होगा, जीवाणु होगा, फिर कीट होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव बताइए। विषाणु होगा, जीवाणु होगा, माइकोप्लाज्मा होगा या फिर ईस्ट होगा। तो सबसे छोटे जीव की बात करें तो माइकोप्लाज्मा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव बताएं तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ध्यान रखना है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट जो है प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 64, इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चावल है, गेहूं है, फली है, मकई है। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो ध्यान रखना था आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाता फली हो जाता। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का होगा, कवक का होगा, विषाणु का होगा, फिर शैवाल का होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग के रूप में किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु का होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फिर निमेटोड होगा। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जिसने भी सेकंड ऑप्शन बैक्टीरिया का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है। शैवाल होगा, विषाणु होगा, लाइकेन होगा, फिर जीवाणु होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विषाणु हो जाएगा। विषाणु में एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो जीवाणु होगा, कवक होगा, विषाणु होगा या फिर प्रोटोजोआ होगा। तो हाइड्रोफोबिया रोग की बात करें तो ये जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं, ध्यान रखना है, पानी से डर लगना उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका या फिर चेचक का टीका। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का खोज किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषाणु किस में वृद्धि करता है, आपको बताना है विषाणु किस में वृद्धि करता है। मृत शरीर में, पानी में, जीवित कोशिका में, फिर चीनी के विलयन में। तो बात करें विषाणु किस में वृद्धि करता है तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु किस में वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में करता है। अगला प्रश्न है एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं। कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में, फिर कोई नहीं। तो बात करें एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं तो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं एंजाइम, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा, आपको बताना है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। क्षय रोग होगा, आंतशय होगा, कैंसर होगा, फिर एड्स होगा। तो बात करें एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एड्स। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया एड्स उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है, आपको बताना है खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है। तो विषाणु होगा, जीवाणु होगा, कवक होगा या फिर शैवाल होगा। तो खसरा की बात करें तो ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक होगा, मलेरिया होगा, हैजा होगा, फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखना था आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है तो मलेरिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, आपको बताना है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो शैवाल विज्ञान की बात तो ये शैवाल का अध्ययन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषित है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषित है। तो ध्यान रखना था आपको शैवाल जो है सुपोषित है, ध्यान रखना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान और साइंस से जो कुल मिलाकर के 50 और 25 को मिलाकर के 75 प्रश्न थे, कितने 75 प्रश्न थे टोटल आपके बिहार एसएससी एग्जाम में। सामान्य ज्ञान और साइंस से मिलाकर 75 प्रश्न ही पूछे जाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं 75 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, 75 में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाना और आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।